अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, आपने देखा है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ करेंसीज़ चलती हैं और ये करेंसीज़ पहले सिक्कों का दौर होता था जब सिक्के चलते थे, और उसके बाद फिर नोट आना शुरू हुए, कागज़ की जो करेंसी है फिर वो हुई, और दुनिया भर में इस तरह से जो करेंसी का सिलसिला है वो चलता रहा। लेकिन अब दुनिया इससे भी मज़ीद आगे चली गई है और अब डिजिटल करेंसी का रवाज जो है वो आ गया है, और बहुत सारे ममालिक में डिजिटल करेंसी जो है वो चल रही है और वहाँ पर इसे एक कानूनी हैसियत भी हासिल है। ताहम पाकिस्तान में डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, और यहाँ पर डिजिटल करेंसी का कारोबार करना या उसके हवाले से कोई भी बिज़नेस में इन्वॉल्वमेंट जो है वो गैर कानूनी अमल है। लेकिन इस गैर कानूनी अमल के बावजूद, इसके गैर कानूनी होने के बावजूद भी पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्व हैं और उसके ज़रिए जो है वो काम कर रहे हैं। तो हमारे जो आज का मौजू है वो यही है, और हम इस बारे में कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, लेकिन एक पहलू उसमें ये भी है कि चूँकि पाकिस्तान में ये काम जो है और क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल गैर कानूनी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गंवा बैठें और लालच में कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएँ। तो इसी पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करवाना चाहूँगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पासवान डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन जनाब अल्ताफ़ शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्ताफ़ साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं तहक़ीक़ाती सहाफ़ी जनाब मुबश्शिर फ़ारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब। वालेकुम सलाम। तो अल्ताफ़ शकूर साहब, सबसे पहले तो आपसे मुखातिब होना चाहूँगा, ये बताइए कि ये क्रिप्टो करेंसी का तो आपने भी यकीनन सुना ही होगा और इसका जिक्र भी चलता रहता है, लेकिन वैसे एक बात है कि इसके मुतासरीन को ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, तो क्या ऐसा है कि मतलब सब ठीक चल रहा है? लेकिन अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। टर्की ने पाबंदी लगाई, चाइना ने पाबंदी लगाई, कुछ तो वजूहत है ना। और तुर्की के अंदर तो हज़ारों लाखों अफराद, मतलब रातों रात उनके हाथों से सब कुछ निकल गया। तो ये तो जिस तरह माजी में भी यहाँ पर आपको याद होगा जो स्कीम आई थी, इतना परसेंटेज आप पैसा रखवाएं आपको हम देंगे, लोग उसमें दादा भाई और बहुत सारे नाम थे, तो रातों रात लोग तलाश हो गए, शुरू में लालच के चक्कर में पड़ गए। एक्चुअली ये जो इजी अर्निंग जो है ना, ये लाती है बुराइयों को, ये बुराइयों की माँ है। देखो, मेरे बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, ठीक है। मैं अपनी मेमन बरादरी के अंदर देखता हूं कि हमारी जो यूथ है, आज से 30 साल पहले कारोबारी होती थी, जब से ये बैंक, ये प्राइस बॉन्ड का चक्कर चला और इस तरह की दीगर स्कीमें चली, और फिर ये प्रॉपर्टीज का बिजनेस जो इतना फ्लरिश हो रहा है पाकिस्तान में, रातों रात किसी भी कारोबार में पैसा लगाएं, मंथली ईयरली आपको 12, 13, 14, 15, ज़्यादा 18%, जबकि प्रॉपर्टी में तो 100%, 200%, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है कि पैसा जो वेल्थ है ना एक्यूमुलेट हो रही है, वो चंद हाथों में आ रही है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, इंडस्ट्रियों को डिस्करेज किया जा रहा है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना तो जॉब्स नहीं है। जब जॉब्स नहीं होंगी, जब पैसा कारोबार में नहीं लगेगा और जब एक्यूमुलेट हो जाएगा चंद हाथों में, स्टॉक एक्सचेंज की एक और मिसाल है, रातों रात ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, और चंद लोग हैं जो कि कमा रहे हैं उससे। तो ये भी जो क्रिप्टो करेंसी है, मैं समझता हूँ कि ये भी नया जाल है पुराने शिकारियों का। हमारी यूथ को जब तक के, अभी तो बहुत सारी चीजें इन बिटवीन है, अभी तो क्लैरिटी भी नहीं है, लेकिन जो बड़ी ममालिक, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बैंक्स के हाथ से, कंट्री के हाथ से ये निकल जाएगा, इसकी जो लगाम है ना वो निकल जाएगी। पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आप पूरे एक महाज बनाया FATF के जरिए, आप एकदम पाकिस्तान को उलझाया हुआ है। तो ये तो आप खुली दावत दे रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, फिर जखीरा अंदाजी, पैसे की जखीरा अंदाजी हो गई है। पहले स्विस बैंक में रखते थे, जो हमारे जिन पे एलिगेशंस हैं वो कहेंगे कि हम पागल थे, उस जमाने में अगर होता ये क्रिप्टो करेंसी तो उसमें रख लेते, हम पकड़ में ही नहीं आते। तो जो निचोड़ लेगा गरीबों को पाकिस्तान के अंदर, तो ये जितनी सारी सोसाइटीज है जिन्होंने वो उसका रूट चेंज कर दिया, किसका, सॉरी रिंग रोड का, तो 35-40 अरब रुपए वहां कमा गए वो। तो ये तो गरीबों से चूसा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, और चंद लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है। चलिए मुबश्शिर फारूक साहब से पूछते हैं जरा क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री क्या है। मुबश्शिर साहब बताइएगा, क्रिप्टो करेंसी जो है वो कब से आई है मार्केट में और ये कहाँ कहाँ हो रहा है? देखिए, इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 50 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज राइज हैं, और जहाँ तक के बिटकॉइन का ताल्लुक़ है तो ये एक जापानीज़ कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट थे, सतोशी नाकामोटो। उन्होंने 31 अक्टूबर 2008 को इसको पहली बार इंट्रोड्यूस कराया, और देखते ही देखते ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज़ में सबसे मकबूल तरीन करेंसी बन गई।
उसकी वजह यह है कि इसमें जो सिक्योरिटी रिस्क था वो उसमें लो था और इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हुए। लेकिन बेसिकली इस वक्त जो बिटकॉइन है ये ड्रग ट्रैफिकिंग और इसके अलावा ये जितने दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस तरह जो है बिटकॉइन इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर हमारे रीजन में क्या सोचा है इसकी? इंडिया में भी खासा इस्तेमाल हो रहा है इसमें? इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त दाइश ने जो इसको इस्तेमाल किया है तो इस पर एक रिपोर्ट आई थी कि 8 ममालिक से इन्होंने जो है ना कई अरब रुपए का जो है वो हथियार ख़रीदे। उसमें सबसे ज़्यादा हथियार जो है इंडियन कंपनी से लिए हैं और उसकी ज़्यादातर जो पेमेंट हुई वो इसी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए हुई। यानी ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसको ज़्यादातर मतलब जो आलमी दहशतगर्द तंजीमें हैं या दुनिया भर में दहशतगर्दी के लिए जो पैसा इस्तेमाल होता है या जो पैसा चाहिए, फाइनेंसिंग जो चाहिए, जो हम टेरर फाइनेंसिंग कहते हैं, वो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो जा रहा है। जी जी, इस वक्त सियासी और मजहबी बुनियादों पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी, और अलकायदा है या अशबाब है या दाइश है, ये मेन 3 बड़ी तंजीमें हैं जो क्रिप्टो करेंसी को इस्तेमाल कर रही हैं। अशबाब इसको जो है किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए इस्तेमाल कर रही है। अच्छा। और दाइश इसको आर्म्स ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग, उसके अलावा जो इलीगल ऑयल ट्रेडिंग, इन सारे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान में भी ये थोड़ा सा इसका काम शुरू हुआ है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा। सीटीडी के हाथों और इंटेलिजेंस के हाथों, लेकिन ये जो इनामी स्कीम रख रहे हैं बिटकॉइन वाले, उसकी वजह से काफ़ी जो नौजवान तबका है उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, आसानी से घेरे में आ रहे हैं। जी, और इस लालच में जो है ना वो आ रहे हैं। जी। तो अल्ताफ़ साहब देखें, दुनिया में सिर्फ ये नहीं कि आप जमा पूंजी से महरूम रहेंगे, बल्कि दहशतगर्दी को बढ़ाने में भी इसका हाथ जो है शामिल है। जी बिल्कुल। और तो वरना वैसे तो फिजिकली ज़ाहिर है पैसा ब्रीफकेस भर के जाना, किसी अकाउंट में डालना, और अब सख्तियाँ इतनी हो गई हैं कि वो चेक हो जाता है, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाते हैं ना लोग। लेकिन यहाँ तो आप एक तरह से उसको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप इनकरेज कर रहे हैं। और यूथ को, हमारी यूथ कितनी पोटेंशियल है, पाकिस्तानी यूथ, क्योंकि मेरे साथ एनईडी के ज़माने के इस वक्त तो ज़ाहिर बात है वो अर्ली 60s में है, तो वो जहाँ भी है उन्होंने एक नाम रोशन किया है। उस ज़माने के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दीगर, तो पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। हमारी यूथ को एक अच्छे मौके दिए जाएँ, एक जायज़ कारोबार की तरफ उनको रुझान पैदा किया जाए, ना कि ये क्रिप्टो करेंसी की तरफ, प्रॉपर्टी के बिजनेस की तरफ। और इन हमारी इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी, जब सरमाकारी होगी, जब पैसा गर्दिश करेगा, तो नौकरियां निकलेंगी। हमारे अंदर कितना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है। इमरान खान साहब का दावा था मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो यहाँ तो 10, 20, 25, 50 तो नहीं, एटलीस्ट 30 लाख तो अफराद बेरोजगार हो चुके हैं इनकी हुकूमत के 3 सालों में। तो उनको चाहिए कि इस तरफ ये तवज्जो दें और इसको डिस्करेज करें। ये भी एक बड़ी वजह है ना कि जब नौजवानों को कोई ऑप्शन अच्छा बेहतर नजर नहीं आता, उन्हें नजर नहीं आता कि जी उनका कैरियर ट्रैक कहाँ जा रहा है, जॉब्स के हवाले से भी परेशान है, तो फिर ये ख्याल आता है कि चलें रातों रात अगर ये ऑफर आ जाए कि चलो भाई कुछ लाख 1.5 लाख रुपए लगा दो और 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो फौरन ज़्यादा फंसने का मायूसी की दलदल है कि जो उनको उस तरफ ले जाती है। एक गैर यकीनी सूरत हाल में हमारा मुल्क का जो जवान है, और फिर वही वाली बात, मेरिट का यहाँ पे कत्लेआम है। जब मेरिट का कत्लेआम होगा, जब कोटा को आप प्रमोट करेंगे, तो फिर यूथ कहाँ जाएगी, हमारी टैलेंटेड यूथ, और फिर उसको बिजनेस करना इतना मुश्किल बना दिया जाएगा, तो फिर वो गलत पगडंडियों पर चली जाएगी। वैसे कुछ ही बातें ऐसी सुनी थी, लेकिन इसकी तस्दीक तो नहीं हुई कि शायद कुछ घरों में ख्वातीन भी इसमें इन्वॉल्व हुई और उन्हें अपने जेवर तक भी बेच के उसमें डाल दिए क्रिप्टो करेंसी के काम में, और इस तरह से चीज़ें। नहीं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। एटलीस्ट कुछ को तो मैं भी जानता हूँ, रातों रात उन्होंने बंगले ले लिए, 8-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। अब वो जाहिर बात है उनसे मेहनत के काम नहीं होंगे। अब वो एक दफ़ा मुँह को लग गई, और फिर इनका जो करीब तरीन सर्कल है, जब उन्होंने देखा यार ये तो हमसे बहुत आगे निकल गया रातों रात, फिर सब उस तरफ दौड़ पड़ेंगे। इसी तरह रागिब किया जाता है ना, तो फिर सब एक भेड़ चाल होगी, और फिर जाके अंधे कुएं में गिरेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। तो हुकूमत को अपना इस मौके पर इसको कंट्रोल करना चाहिए। इस हवाले से क्या है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में इदारे क्या कर रहे हैं, और इसकी रोकथाम के लिए भी कुछ हो रहा है, कुछ कोशिशें हो रही हैं? देखें, और क्या ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ऐसा है कि पाकिस्तान से भी कुछ नेटवर्क्स ऑपरेट हो रहे हैं, इंडिविजुअल्स कुछ इन्वॉल्व हैं इसमें? कुछ देखिए, जो बिटकॉइन है वो दुनिया के इस वक्त 5 ममालिक में कानूनी करार दी गई है। अच्छा। और 5 ममालिक में गैर कानूनी। बाकी दुनिया में कुछ जगह बैन तो किया गया है, लेकिन इस पर अब तक बाकायदा कानून साजी नहीं हुई। पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में से है जहाँ पे इसके ख़िलाफ़ गिरफ्तारियाँ और काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन और नेटवर्क चल रहा है। नेटवर्क ऐसे आप देखें, कुछ अर्से पहले एक जूबिया
नामी खातून शहनाज दुबिया शहनाज नामी खातून थी जो अमेरिका में पकड़ी गई। पाकिस्तान से वो अमेरिकन खातून थी लेकिन पाकिस्तान से गई थी और $1.5 लाख उनके पास से जो उन्होंने दाइश को मुंतकिल किए थे वो पूरा सेटअप उनका पकड़ा गया। अच्छा जी जी। उसके अलावा CTD ने भी कुछ पकड़े हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि एक ग्रुप पकड़ा गया है, उसके बारे में मैंने कुछ अपनी सोर्सेज भी लगाई हैं। मेरे पास ये इत्तला है कि दाइश के साथ साथ कुछ गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने दाइश के नाम पे कुछ ग्रुप बनाए हैं जिहादी तंजीमों के नाम पे। अच्छा। क्योंकि इस सेटअप को वो पकड़ने में उन्हें काफ़ी दुश्वारियों का सामना है, बिटकॉइन सेटअप को। जैसा वो उन्होंने खुद अपने ग्रुप तरतीब दिए हैं ताकि जब लोग उनसे कांटेक्ट करें और लेन देन करें तो वो उनकी नज़रों में आ जाए। तो कराची में भी जो ग्रुप CTD के हाथों पकड़ा गया तो ऐसे ही कुछ तलब है। मुझे हम इस ग्रुप के हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉलर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ कौन है लाइन पर? नदीम हुसैन बात कर बफरगंज से। आप सब को बहुत बहुत जानते हैं जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सब उसमें ये कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी को अल्ताफ शक्र साहब और दूसरे साहब जो बैठे हुए हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह उसको कर रहे हैं और इसको हमें डिस्करेज करना चाहिए। और एक प्रेजेंटर है हमारे मतलब वो वकार शक्र साहब, वो आजकल इसकी बहुत जो है तरबीज कर रहे हैं कि सबको इसमें आना चाहिए और सब इसमें पैसा लगाएं। और 1 करोड़ रुपए तो किसी के लिए कमाना तो मुश्किल है ही नहीं आजकल के दौर में। तो और अगर आप मेरे उस पर चलेंगे, मेरी वेबसाइट पे जाके, मेरे फेसबुक पेज पे जाके मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि इसको क्रिप्टो करेंसी कहाँ तक लेके जाएगी आपको। और सर मेरे बहुत से दोस्त थे जो बेचारे इनको फ्रॉड में फंस गए, वो बाहर रहते हैं कनाडा वगैरह में, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी सारी जायदाद अपनी लगा दो। अच्छा। तो तुम्हें 1 लाख लगाओगे 2 लाख मिलेंगे। तो सर प्लीज इसको फौरन तौर पर बंद किया जाए और जो नौजवानों को जो है वो उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग दी जाए। बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बहुत शुक्रिया। तो ये तो आपके लगाएंगे 2 लाख मिलेंगे। हाँ। ये जुआई है ना, तो नौजवानों को जुआरी ना बनाओ, कारोबारी बनाओ। सही। और इसकी रोकथाम के लिए क्या कहना चाहेंगे इदारों को? क्या हमारे इदारों पे मुझे पूरा ट्रस्ट है। देखे ना, आपका अब तक एटम बम बचा हुआ है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुछ तो है ना पीछे। हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है इख्तलाफात बहुत सारे उमूर पर हैं, लेकिन मुल्क की सालमियत अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे खुफिया इदारे हैं वो मुल्क की उस पर नहीं होना, कभी आँच नहीं आने देंगे इंशाल्लाह। मुझे फारूक साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे सिनेरियो में कि नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए, क्या उन्हें एहतियात करनी चाहिए, चूँकि इंटरनेट पे तो हर आदमी मौजूद है। देखिए, नौजवानों के लिए बात है कि इसमें ज़्यादातर इनामी स्कीम आती है कि आपको हम $5 फ्री देंगे, 5 बिटकॉइन जो इतने डॉलर के बराबर होंगे। तो उस लालच में अक्सर लोग, कंगले लोग भी इसमें चले जाते हैं और बाद में कुछ कमा भी लेते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ा नुकसान मैं आपको बताऊँ, उसमें उमूमन रेफरल कोड होता है और रेफरल कोड में आपको ये नहीं पता होता कि ये शख्स किस मुल्क का है, कौन सा शख्स है, दहशतगर्द है या क्या है, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। आप रेफरल कोड के ज़रिए उसकी मुनाफा बख्श भी बनते हैं और उसके अलावा जब आप उस नेट में शामिल होते हैं, इस ब्लॉकचेन में, तो कल को अगर उसकी इंक्वायरी होती है कि वो सारे पैसे से कोई हथियार खरीदे गए, कोई ड्रग्स हुई, कोई किडनैपिंग हुई या हैकिंग फॉर रैंसम हुई, तो उसमें आपका नाम ऑलरेडी उस ग्रुप में आ जाएगा और आप सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, आप इंटरनेशनल एजेंसियों को मतलूब हो जाएंगे। तो ऐसी लालच से परहेज करें और ऐसी चीज़ से कि जिससे जल्द से जल्द अमीर बनने की जो ख्वाहिश है उसको छोड़ के मेहनत, उसूल और उस पर काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वैसे ही तरक्की आपकी होगी। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। ये तो इसका मतलब सिर्फ लालच में आप ऐसे नहीं कैसे पैसों के उसमें, बल्कि आपका तो पूरा रिकॉर्ड ही खराब हो सकता है, आप तो क्रिमिनल बन सकते हैं इस तरह से। तो बहुत शुक्रिया आपका अल्ताफ शक्र साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर फारूक साहब, जिसको आपने छेड़ा। हाँ, और नहीं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसमें मज़ीद कोई डेवलपमेंट आई हमारे पाकिस्तान के हवाले से भी तो हम इस पर बात करें। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी हमारे मेहमानों की और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो आप सबको ये मशवरा है, नौजवानों को भी ये मशवरा है कि जब तक कोई चीज़ पाकिस्तान में लीगलाइज नहीं होती, कोई लीगल फ्रेमवर्क में नहीं आती, तब तक आप उसमें इन्वॉल्व होने से बिल्कुल गुरेज करें। और कहीं ऐसा ना हो जैसे मुबशर साहब ने बताया कि आप अपने पैसे से भी हाथ धो बैठें, लेकिन उसके साथ साथ आप कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो आप दाव पे लगा बैठें और आपका कैरियर भी जो है ना वो भी जाता रहे। तो इस हवाले से आपको खासी एहतियात करने की ज़रूरत है। हर मौके पर और हर चीज़ में जो है ना लालच हमेशा बुरी बलाए, आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी, तो इसलिए इससे बच कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता है।
वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम बात करेंगे बिज़नेस की, और बिज़नेस में रियल एस्टेट सेक्टर की बात करेंगे। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हुकूमत जो है रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत तेज़ी से आगे चलाने के लिए कोशिश कर रही है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये विजन है कि रियल एस्टेट सेक्टर अगर चल पड़े तो उससे मुतल्लिका जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं और जो बाकी शोबे हैं, जो कि कहते हैं कि 72 के करीब शोबे हैं या 70+ हैं, वो जो है एक्टिव हो जाते हैं। और उसकी वजह से ये एक वाहिद शोबा ऐसा है कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में जो मैन पावर है वो एक्टिव हो जाती है और उसे ना सिर्फ रोज़गार मिलता है बल्कि उससे वाबस्ता जो इंडस्ट्री है उसको भी उसका फ़ायदा होता है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं मोहतरम अमानुल्लाह पंजवानी साहब, जो कि सरबरा हैं पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ और IT के। अस्सलाम वालेकुम अमानुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। हमारा साहब, ये सबसे पहले तो ये बताइए कि अब कैसा जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर? देखिए अख्तर भाई, रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना वो हमेशा से पोटेंशियल उसका रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जितनी भी हमारी ये एशियन कंट्रीज़ हैं। जब भी पेंडेमिक की सिचुएशन होती है, अगर आप प्राइवेट हिस्ट्री में जाएं, इससे पहले भी दुनिया पर आफतें आई हैं, हमेशा रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने इसको सपोर्ट किया है। अभी इस वक्त जो हम कोविड की सूरत-ए-हाल से गुजर रहे हैं, इसमें भी आपने अगर देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो हो रहा है। रियल एस्टेट प्लस मैं उसको कंस्ट्रक्शन भी ऐड करूँगा, ये सेक्टर ग्रो हो रहा है। तो ये एक ऐसा काम है, ऐसा सेक्टर है जिसको मतलब डिक्लाइन नहीं हो सकता, नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर ही जाना है। इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसकी बेस के ऊपर हम कैलकुलेशन करें। अच्छा। और उस पर हमारी पूरी रिसर्च है पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ की, और पूरा इसका पेपर है हमारे पास। क्या कहती है वो रिसर्च? उसकी बेसिस के ऊपर जो है बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल एक हर चीज़ क्लियर, नीट एंड क्लीन है कि ये सेक्टर, इसमें पोटेंशियल क्या है। सबसे अहम पैरामीटर्स यही होते हैं किसी भी इकोनॉमी को मालूम करने के लिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में आए, कि पाकिस्तान में घरों की तादाद कितनी है, कितनी होनी चाहिए, क्या स्कैरसिटी है, किल्लत क्या है। सही। इसका फिगर बहुत इजी है कि होने चाहिए 3 करोड़ घर, जितनी आबादी है हमारी। हमारे यहाँ जो एक घर में जो है ना 6 अफराद का रेशो है, ठीक है, और एक कमरे में जो है ना वो तकरीबन 3 से 4 लोग रहते हैं, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 1 का है। ये एक अलग वो है। तो अगर 3 करोड़ घर होने चाहिए हैं, 1 करोड़ 80 लाख के करीब घर पूरे पाकिस्तान का फिगर है, कराची का नहीं है। सही, ठीक है। इसमें हर साल जो है 7 लाख घरों की डिमांड पैदा हो जाती है, आबादी बढ़ रही है। आबादी के साथ बनते कितने हैं? 4 से 5 लाख घर। ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। ये बड़े लोग हैरान होते हैं कि यार ये क्या है, ठीक है। अब जब हर साल इसमें 6-7 लाख घरों की डिमांड ऐड हो जाएगी और ऑलरेडी 1 करोड़ 20 लाख, तो गैप बढ़ता जाएगा। गैप बढ़ रहा है। अब यही वजह है कि आप देखें पूरा ये सेक्टर जो है ना डिसऑर्गेनाइज है। कब्जा माफिया, बिल्डर माफिया, गोट बनते हैं, कच्ची आबादी में, इसी वजह से बिल्कुल कच्ची आबादी, लोगों ने देखे रहना तो है, कहीं उन्हें छत तो चाहिए ना। कब्जे सर, कराची की रिसर्च के मुताबिक सिर्फ कराची में, अख्तर साहब आपको हैरत होगी कि सिर्फ एक दिन में 600 लोग माइग्रेट करके कराची में सेटल होते हैं। अच्छा। आते जाते नहीं है, सेटल होते हैं कराची में। अच्छा, ये तो पाकिस्तान से जी इतना पोटेंशियल है सिटी में। अब वो रोज के 600 लोग अगर आप इसको ऐड करते जाएं तो कहाँ रहेंगे वो? ये अगर ये सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं हुआ तो ये वही हाल होगा जो मुंबई का हाल है। फुटपाथों पे लोग सोएंगे और पार्कों पे हो भी रहा है, स्टार्ट तो हो गया हमारे यहाँ। तो इसके लिए बहुत इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। और इसलिए ये पोटेंशियल, इसलिए मैं इसको कहूँगा कि इस सेक्टर में बहुत स्कोप है, यंग जनरेशन को आना चाहिए। और इसमें पढ़े लिखे लोगों के लिए भी स्कोप है या सिर्फ तजुर्बे वाले लोग ही इसमें काम कर सकते हैं? इसमें ऐड करूंगा कि जब मैंने ये पेपसेट इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था तो उसका मकसद ये था कि न्यू कमर्स को जो है ना, पढ़े लिखे लोग या पढ़े लिखे लोगों को डेफिनेटली आने चाहिए, जो लोग इसके ऑलरेडी हैं इस बिजनेस के अंदर। तजुर्बा भी बड़ी बात, जो तजुर्बा है बड़ी बात, मगर मसला ये कि तजुर्बेकार लोग जो हैं वो अपना तजुर्बा मुंतकिल नहीं करते। यंग जनरेशन में बहुत कम रेशो है। हमारी बहसियत एक कौम, हमारे यहाँ एक बड़ा सेटबैक है कि हम किसी को सिखाते नहीं हैं। इल्म लेकर ऊपर चले जाएंगे मगर सिखाएंगे नहीं। कि ख़ासतौर पर हमारा जो सेक्टर है ना, ये इसी विजन के तहत ही मैंने ये पंजवानी इंस्टीट्यूट फॉर्म किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत हाई क्लास फैकल्टी है, रिसर्च वर्क है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल जो है वो डेफिनेटली इसके अंदर ख़ास तौर पर मैं यूथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इस शोबे में आना चाहिए। इस वक्त जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आप देखें ना होने के बराबर है, लोग घरों में बैठे हुए हैं। रियल एस्टेट में अभी भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इसका फ्यूचर। तो वही लोग जो फारिग हैं वही आ सकते हैं या जो ऑलरेडी किसी पेशे से वाबस्ता हैं, जो ऑलरेडी जॉब वॉब करते हैं वो भी आ सकते हैं? हर किस्म के लोग आ सकते हैं इसमें। हर
हर बंदे के लिए जो है इसमें अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर वो पढ़ाई कैसे करेंगे, कोई सर्टिफिकेट डिप्लोमा कैसे करेंगे, वो तो जॉब पे होंगे सुबह में। सर हमारी टाइमिंग कुछ ऐसी होती है क्लासेस की, इवनिंग क्लासेस अच्छा, होती कर सकते हैं, हैं, वीकेंड क्लासेस होती हैं, बड़ा संडे क्लासेस होती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने जा रही थी उसका क्या हुआ, उसका क्या स्टेटस है, और आपका भी उसमें कोई हाथ है, कोई किरदार है? अपनी सजेशन वगैरह कुछ भेजी थी आपने भी? जी बिल्कुल बिल्कुल सही, आपके पास इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली ये रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। अगर मैं सिर्फ कराची के सिनेरियो में बात रेरा जैसे रेरा, ठीक है। हाँ। अगर कराची में बात करूँ 13 अथॉरिटीज हैं यहाँ पर, लैंड गिविंग अथॉरिटीज 13 से 14 अथॉरिटीज, ठीक है, जिनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। पूरे पाकिस्तान में अगर आप कहें तो बहुत ज़्यादा है। इसको बड़ी शदीद ज़रूरत है कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो, वन विंडो उसका ऑपरेशन हो। और ये इंडिया में हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये ऑलरेडी 10 साल पहले जो है ये रेरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। बेसिकली इसका काम, इसका फंक्शन क्या है, इस पर हम 2007 से काम कर रहे हैं, जब से मैंने इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया। इसका पूरा डॉक्यूमेंट हमने मुख्तलिफ हुकूमतों को पेश किया। मैं मिला भी बहुत सारी हायर डिग्निटीज से, उनको पूरा प्रपोजल दिया। लास्ट हमारी मीटिंग हुई एक, इस वक्त जो फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन शफकत महमूद साहब, उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। ये सेनेट से पास हो चुका है, कौमी असेंबली से पास हो चुका है, कैबिनेट के अंदर मौजूद है, इस्लामाबाद में इम्प्लीमेंट हो चुका है, और ये यहाँ पूरे पाकिस्तान में अभी इम्प्लीमेंट होना है। और मैं इस गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ कि ये डेफिनेटली इसमें इनिशिएटिव लेंगे। और जो है इसमें असल में इसको एक्ट को बड़ी मुखालफत हुई जब इसमें गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। अच्छा। बिल्डर्स ने उसकी मुखालफत की, रियल्टर्स ने मुखालफत की, बड़ी बड़ी फेडरेशन मिल गई। मैं सिर्फ इनसे कहूँगा कि एक दफ़ा उसको पढ़ लें, उस एक्ट में लिखा क्या है। मेरा अच्छा, आपके ख्याल में बगैर बगैर पढ़े जो है ना, वो जो खास तौर पर रियल्टर बरादरी है, मैं मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसको पढ़ें तो सही कि उसके अंदर क्या है। उसके अंदर अख्तर साहब पूरा प्रोटेक्शन की हुई है एजेंट्स की, बिल्डर्स की और क्लाइंट की, जो एक आम कंज्यूमर है, पब्लिक की भी जो है वो उसमें प्रोटेक्शन की हुई है। आमतौर पर शिकायत है कि लोग डायरेक्ट हो जाते हैं, रियल्टर्स करते हैं, कमीशन लोग खा जाते हैं। का मसला है। एक प्रॉपर्टी 20 जगहों पर जो है वो लिखवा देते हैं ओनर्स, और उसमें 20 लोग काम कर रहे होते हैं, एक बंदा डील करता है, 19 लोगों की सारी वर्किंग खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। वो 3 महीने के लिए जो सेलर है वो बाउंड होगा कि किसी एक ब्रोकर को प्रॉपरली हायर करेगा वो, और वही उस पर काम करेगा, वो इसको सेल करेगा। कमीशन के उसके अंदर लॉज हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर मैं एक बात बताऊं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपनी कोर्ट होंगी, अपने फैसले होंगे। अच्छा, इसमें सिविल कोर्ट्स का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इसके अंदर एक्ट में बिल्कुल मेंशन है। लेकिन सिविल कोर्ट्स का आपको पता है हमारे यहाँ मैं अगर भी पिछले दिनों हमारी कराची बाहर के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई थी, वो कह रहे थे कि 70% जो है ना ये मैटर हमारे पास सिविल से रिलेटेड आते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं। सॉल्व ही नहीं होते, सालों साल गुजर जाते हैं। सही बात। ये और ऐसे फैसले हमने देखे हैं, लोग इंतकाल कर जाते हैं, उसके बाद आके फैसले आ रहे हैं। 2 नस्ल 3 नस्लें गुजर जाती हैं, फैसले ही नहीं हो पाते। तो एक इसको बिल्कुल, और ये एक बात दोनों, अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन अगर हो गई तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा पाकिस्तान में, आप सोच भी नहीं सकते इस वक्त। हाँ, ये बात तो सही है। अगर आप गारंटी मिल जाएगी अभी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। इस वक्त तो गारंटी नहीं है कब्जा। आप जमीन को अगर देखें, वो एक बहुत मशहूर बिल्डर है, उसके लिए आपको तगड़ा होना चाहिए, खुद कब्जा अपना खुद रखना चाहिए, अपने बंदे बिठाने चाहिए, खुद फैमिली बिठानी चाहिए। तो बड़े मसले मसाइल है। ये लॉज आ जाएंगे। देखें वो बहुत बड़े बिल्डर हैं, MR के नाम से, पिछले 2007-8 में वो चले गए यहाँ से, ऑपरेशन नहीं कर सके। इस तरह इंटरनेशनल बिल्डर्स, देखें एक बात बताऊँ आपको, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाउसिंग सेक्टर की स्कैर्सिटी सब जगह पर मौजूद है, और ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी रियल एस्टेट की यहाँ से शुरू होती है। हमारा वैल्यू हमेशा अप्रिशिएट होती है। आप वेस्ट में चले जाएं, वहाँ डिक्रीज होती हैं प्राइसेस। तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी। और ये जब रेरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, दुबई की मिसाल आपके सामने, भाई दुबई आप 30-40 सालों में देखें कि कहाँ से कहाँ वो पहुंच गया है, और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ी जबरदस्त उसने दुबई ने डेवलपमेंट की है। बिल्कुल। तो किस लिए किया? इसलिए कि रेरा इम्प्लीमेंट है, वहाँ बगैर लाइसेंस के कोई ब्रोकर जो है काम ही नहीं कर सकता। हाँ, मैंने तो सुना है कि वहाँ पे हर चीज़ का लॉ है कि बिल्डिंग भी बनेगी तो मटेरियल भी ये वाला इस्तेमाल होगा, इतना होगा, और जो नहीं करेगा उसको तो उसकी खैर नहीं है। फिर मैं इसकी एक मिसाल दूंगा। बिल्डर एक एस्क्रो अकाउंट होता है हमारे यहाँ। इसमें क्या करता है, एक बिल्डर जो है लैंड लेकर उसको लॉन्च कर देता है, करोड़ रुपए आ जाते हैं, जब मर्जी चाहता है कब्जा देता है, जब मर्जी चाहे नहीं देता। ठीक है, ऐसा अब नहीं होगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें बाकायदा एक प्रॉपर एस्क्रो अकाउंट होगा, उसके अंदर बिल्डर को भी अमाउंट की शेयरिंग, इतनी इक्विटी देनी होगी जितनी एक कंज्यूमर का अमाउंट होगा, और वो बिल्डिंग बनाएगा, इसके बाद डिलीवर करेगा। तो ये मुखालफत जो हो रही है इसी वजह से हो रही है कि इस वक्त तो प्रोजेक्ट 10-10 बिल्डर जो है प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, डिलीवर
ना होने के बराबर होता है, अरबों रुपए ट्रांजैक्शन हो रही होती है, मगर एक आम कंज्यूमर जो है सफ़र कर रहा होता है। पूरे पाकिस्तान का हाल है। अभी एक रिसेंटली स्कैंडल आया रिंग रोड का, आपने सुना होगा, कहाँ तक जो है ना सोसाइटीज के हवाले से जो बात, कहाँ तक लोग मुलविस है इसमें। तो वही ये अगर ये रेरा आ गया, खैर हमारे मुल्क में तो 100% कोई ऐसा वो चले 100% ना हो, 50% ही हो जाए तब भी बहुत सारा काम हो जाएगा ना, बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर ही एक वाहिद सेक्टर ही नजर आता है जिसमें ये कि आप बिल्कुल रातों रात आप एनकैश कर सकते हैं, उसको डबल ट्रिपल और पता नहीं क्या क्या करते हैं। इसमें भी लगता है सट्टेबाजी जो है ना बहुत चल रही है। जी हाँ, ये होती है, मगर ये सारी इलीगल प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर प्रॉपर इसको बिजनेस को अगर समझ के किया जाए तो हमारी एक रिसर्च है पिछले 15 सालों में, जो हमारे तकरीबन 50,000 के करीब स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, उनसे सब हमारे राब्ते में हैं। वो एक रिसर्च हमने की थी इसके ऊपर। अख्तर साहब, आपको बड़ी हैरत होगी कि अगर किसी ने हमारा ये कोर्स करके 3 महीने अगर फील्ड के अंदर काम किया है और वो 3 साल तक उसने अगर रेगुलर काम किया, पर्टिकुलर कहीं फोकस करके, तो वो फाइनेंशियली पूरी तरह से इक्विप हो गया है। वो शादी भी उसकी हो गई है, घर भी उसका अपना हो गया है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी हो गई है। सक्सेस स्टोरीज पे भी किसी वक्त बहुत सारी बेशुमार सक्सेस स्टोरीज बात करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मौलाना पंजवानी साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। वक्त की किल्लत है, इंशाल्लाह फिर दोबारा भी आपको इनवाइट करेंगे। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मौलाना पंजवानी साहब की, और रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से उन्होंने इंतहाई अहम बातें की हैं। और आप भी ख्याल रखिए कि जब भी आप घर बनाने जा रहे हैं, घर खरीदने जा रहे हैं, कुछ करने जा रहे हैं, तो उस लैंड की और उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन ज़रूर कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फिर आपको भी कोर्ट के धक्के खाने पड़े और आपकी जो पैसा है वो फिर ज़ाया हो जाए और कहीं फंस जाए। तो नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। जैसा कि आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक में वैक्सीनेशन जारी है, और पाकिस्तान में भी खासी स्पीड से आम पब्लिक की वैक्सीनेशन जो है वो जारी है। सबसे पहले हाई रिस्क ग्रुप की वैक्सीनेशन हुई थी, लेकिन अब आम लोगों की भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, और एक बड़ी तादाद है, एक बड़ी कैपेसिटी है ख़ासतौर पर, जहाँ पर आवाम जाकर और अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ऐसे ही एक हमारी सोसाइटी का एक और सेगमेंट है, और ऐसे लोग हैं जो हीमोफीलिया से मुतासर हैं। हीमोफीलिया जो कि खून बहने की एक बीमारी है, जिसके बारे में हम इससे पहले भी आपको बताते रहें। तो हीमोफीलिया से मुतासर जो लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, नहीं लगवा सकते? जो कि सुनने में आ रहा है कि वो वैक्सीन जब अगर लगवाएंगे तो उन्हें वैसे ही इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, तो वो अगर IM इंजेक्शन लगवाएंगे तो फिर क्या होगा? अगर ब्लीडिंग होगी तो फिर वो कैसे उन पर कंट्रोल होगा? इसी वाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब राहिल अहमद साहब, जो कि हीमोफीलिया के सफ़रर भी हैं और बानी और प्रेसिडेंट हैं हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची के। अस्सलाम वालेकुम राहिल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं वो हेमाटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मुनीरा बुरहानी साहिबा, जो कि हीमोफीलिया वेलफेयर सोसाइटी में भी इस कॉज के लिए वॉलंटियर करती हैं और उसके अलावा और भी जगह पर प्रैक्टिस करती हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुनीरा। वालेकुम। तो डॉक्टर मुनीरा, आपसे ही शुरुआत करेंगे। ये बताइए कि हीमोफीलिया के पेशेंट जो हैं वो जैसे इंटरनल ब्लीडिंग नॉर्मली भी उन्हें हो जाती है मुख्तलिफ कामकाज में, तो इंजेक्शन अगर लगाएंगे तो क्या उन्हें ब्लीडिंग होने का ख़तरा ज़्यादा है? देखिए, हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है और खून बहने की बीमारी है, उनका खून पतला होता है, तो वैक्सीन लगवाना तो ज़रूरी है तमाम हीमोफिलिक्स को, तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को। लेकिन वो पेशेंट्स जिनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, जिसमें ख़ास तौर पे सीवियर या मॉडरेट वाले, उनको ज़रूरी है कि वो वैक्सीन लगाने से पहले या वैक्सीन लगाने के फ़ौरन बाद एक फैक्टर कॉन्सेंट्रेट का इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, ताकि ब्लीडिंग ना हो, ख़ास तौर पे वो जगह जहाँ पे वैक्सीन लगाई जा रही है, ताकि हीमाटोमा ना बने, वहाँ पे लाल निशान ना बने, सूजन ना हो, दर्द की तकलीफ़ ना हो। दूसरा ये कि वैक्सीन लगा के वो प्रेस करें कम से कम 10 मिनट के लिए, और बहुत ज़्यादा रगड़ने की या बहुत ज़रूरत नहीं है, ताकि सूजन ना हो। सूजन से बचाने के लिए उनको प्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि छोटी नीडल 25 गेज नीडल से वो अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो उनको ब्लीडिंग नहीं होगी। तो ये तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो कोई ब्लीडिंग नहीं हो सकती। वैसे अब तक की जो कैंपेन गवर्नमेंट भी कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट भी कर रहा है, उसमें हमने तो नहीं सुना कि कभी उन्होंने पर्टिकुलरली ऐसे हीमोफीलिया जो सफ़रर्स हैं उनका जिक्र किया हो, इवन के तस्करा किया हो, या उनके लिए कभी बताया हो कि हाँ हम ये गाइडलाइन देने जा रहे हैं या ये पॉलिसी। और ये WHO के हवाले से भी मैंने ये सुना तो नहीं है, कहीं पढ़ा तो नहीं है। आपके ख्याल में उन्होंने इसको एड्रेस किया है हीमोफीलिक पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया में? बिल्कुल एड्रेस किया है। अगर आप
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, वर्ल्ड हीमोफीलिया, WHO की रिकमेंडेशंस देखें, उनमें उन्होंने ख़ास तौर पे लिखा है कि तमाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आप वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। यानी अगर जो वही बात है कि जिनके अंदर ब्लीडिंग होने का ख़तरा है तो उनको आप फैक्टर लगा के वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो कोरोना का ख़तरा बढ़ जाएगा उनके लिए। और अगर वैक्सीन लगाते हैं तो जैसे आपने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं, तो फिर इंजेक्शन कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसकी मिकदार कितनी रिक्वायर्ड होगी? देखिए, इंजेक्शन लगाने की जो मिकदार है वो उनके वज़न के हिसाब से होती है, और जितना वज़न ज़्यादा होता है उसमें फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, और बच्चों में ख़ास तौर पे, और यह जो उनका वज़न कम है तो कम फैक्टर, यानी एक फैक्टर 500 यूनिट्स का उनके लिए फिर काफ़ी होता है लगाने के लिए। अच्छा, राहिल अहमद साहब आपकी तरफ आऊँगा, तो ये बताइए कि हीमोफीलिया के जो सफ़रर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं इस हवाले से, और कोविड के बारे में क्या कहते हैं? आप खुद भी इससे मुतासर हैं। जी, बहुत शुक्रिया मेट्रो वन टीम का और आपका कि आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट जो है इस वक्त किया है कि इस वक्त जो हीमोफीलिया सोसाइटी के पास बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम्युनिटी की तरफ से, और वो जानना चाह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या होगा। एक तो ऑलरेडी इनकी जो मेडिसिन है वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में या गवर्नमेंट लेवल पे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वो सब हीमोफीलिया सोसाइटी की तरफ, कराची की तरफ देख रहे हैं कि वो क्या एडवाइस करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है वो नहीं लग सकता विदाउट ड्राई फैक्टर कवर के, वो ब्लीड कर जाएगा। इट्स मीन कि अगर मैं वैक्सीन के लिए लूँ, मैं हीमोफीलिया सीवियर हूँ, तो मेरा हाथ अगर ब्लीड कर गया तो 4 से 5 दिन तक तो मैं किसी काम का रहूँगा नहीं। और मेरे जैसे तमाम पेशेंट के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया कि कम से कम एटलीस्ट 500 IU तो उनको कवर दिया जाए बिफोर और आफ्टर वैक्सीनेशन। मैं आपको सिर्फ इसकी प्राइस बता दूं, पाकिस्तानी मार्केट में अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से अवेलेबल भी हो जाए तो कम से कम ये 50,000 रुपीज़ का कवर है। तो एक आम पेशेंट, एक आम आदमी जिसकी ये मेडिसिन वैसे ही अवेलेबल नहीं है, वो वैक्सीन लगवाने के लिए पहले उसको 50,000 के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। तो मतलब जो गवर्नमेंट जो एक कैंपेन कर रही है और सारे जो पब्लिक है उसको फ्री जो वैक्सीन लगा रही है, तो आप इसका मतलब उससे महरूम रहेंगे, आप लोग लगवा नहीं सकेंगे, जो कि आप या तो फिर गवर्नमेंट आपको ये प्रोवाइड करे। हाँ, देखिए जी, फैक्टर देखिए अभी तो जो मामला है जो हम अक्सर प्रोग्राम में मीडिया पर बात कर रहे हैं, वो तो हम अपनी रूटीन डोज पे ही, वो जो अवेलेबल ही नहीं है, हम तो बात कर रहे हैं। और ये एक तरह की लश्करी है कि एक वैक्सीन के लिए भी हमें चाहिए। एक तो रूटीन डोज में ही हमारे पास ड्राई फैक्टर नहीं है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और दूसरी चीज़ ये है कि अब वैक्सीन भी आ गई है। अब ये जाहिर है कि कोरोना से तो सब ने अपनी जान बचानी है और गवर्नमेंट भी चाह रही है, पूरी दुनिया में लग रहा है, तो अब हम इसमें एड्रेस कैसे होंगे या हम इसमें अकोमोडेट कैसे होंगे? हीमोफीलिया की सोसाइटी के रिसोर्सेज इतने नहीं है हमारे पास, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो हमारी नीड का भी 8% है, तो बाकी 92% तो वैसे ही बाकी है। तो इसका मतलब अगर ये रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल होते तो फिर आप लोग अवॉइड ही करेंगे फिर वैक्सीनेशन से? अवॉइड पेशेंट इसलिए करेंगे कि वो ज़्यादातर डर जाएंगे, क्योंकि अगर हीमाटोमा हो गया हीमोफीलिया सीवियर या मॉडरेट वालों को, तो वो बहुत तकलीफ दा अमल होता है, और उस तकलीफ से कि बचने के लिए, उस डर से, उस खौफ से वो शायद वैक्सीनेशन की तरफ ना जाए। और अगर वैक्सीनेशन की तरफ नहीं जाएगा तो ज़ाहिर है फिर वो एक हमारी पॉपुलेशन का एक वो सेगमेंट जो है वो एक आइसोलेशन में रहेगा, और फिर उसको रिस्क तो डॉक्टर साहब रिस्क फिर उसका बढ़ सकता है। बिल्कुल, कोविड का रिस्क बढ़ जाएगा जब वैक्सीनेशन नहीं होगी तो। अच्छा, अगर आप मेरी बात करें तो विदाउट वैक्सीन जो फैक्टर कवर के, तो मेरे लिए बड़ा डेंजरस है। मुझे नहीं पता फिर मेरा हेमाटोमा किस शक्ल में जाएगा, वो ब्लीड अगर होती है वो मेरी चेस्ट या हार्ट की तरफ भी आ सकती है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाएगा वरना फिर? बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरी ब्लीड वहाँ शुरू हो गई है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लेने की वजह से, तो ब्लीड अब कितनी बढ़ेगी, कहाँ तक जाएगी, मुझे भी नहीं पता। मेरी तो लाइफ थ्रेटनिंग। डॉक्टर साहब ये अगर बढ़ता है तो फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है? अगर फौरन कंट्रोल ना किया जाए तो फिर जाहिर बात है लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अच्छा, तो कंट्रोल के लिए तो मतलब इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर के पेशेंट्स हैं उनको जैसे ही ब्लीड हो तो 2 घंटे के अंदर अंदर उनको फैक्टर कॉन्सेंट्रेट लग जाना चाहिए ताकि उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। वैसे जितने सेंटर्स यहाँ हमारे एस्टेब्लिश हुए हैं, हमने तो किसी सेंटर में पर्टिकुलरली देखा नहीं है कि कोई अलग से एक साइड हो या कॉर्नर हो कि वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर के जो लोग हैं उनके लिए बनाया गया हो कि भाई आपके लिए एक जगह है। कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह तो अभी तक है नहीं? अभी तक तो नहीं, इसीलिए हम चाहते हैं अवेयरनेस पैदा करने के लिए ना, ताकि गवर्नमेंट लेवल पे ब्लीडिंग डिसऑर्डर
डिसऑर्डर्स पेशेंट को सपोर्ट किया जाए ताकि वो महरूम ना रहे वैक्सीनेशन से। चलिए हम इस पे बात करते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? सर वालेकुम अस्सलाम, मैं फरिया बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी मिस रुकैया, कहाँ से बात करनी, किस इलाके से? फरिया शेख। अच्छा जी मिस फरिया, आप कराची से बोलिए। अच्छा सर, मुझे बात ये पूछनी थी, मेरी जो सिस्टर है उसको कुत्ते ने काटा था। अच्छा ठीक है, अब उसने उसकी इंजेक्शन फिर 1 साल बाद लगनी थी, वो लगवाई। अब 5 साल के बाद लगनी है, तो क्या वो कोरोना वाली वैक्सीन लगवा सकती हैं? इस बारे में तो डॉक्टर मुनीरा अगर आप कोई गाइड कर सकती हैं उन्हें तो आप बताइए। लगवा सकती हैं, बिल्कुल वैक्सीन लगा सकती हैं। 1 साल गुजर चुका है, वैक्सीन हो सकती है। इसलिए कि 5 साल के बाद दूसरा भी उसका डोज लगना है। वो बूस्टर डोज अपने वक्त पे लगाएं, जो उसका टाइम है उसी पे बूस्टर लगवाएंगे, लेकिन इस दौरान वो अपनी कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। फरिया साहबा ठीक है, आपको जवाब मिल गया? हाँ जी सर। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। और राहिल साहब ये बताइए, तो ऐसे कितने लोग हैं जो हाई रिस्क? देखें, अभी जो मैं अगर सिंध में बात करूँ, जो हीमोफीलिया सोसाइटी है और इसकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यूली अभी चल रही है, तो इस वक्त जो हमारे पास हीमोफीलिया सीवियर, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, और मॉडरेट जो पेशेंट्स हैं मुख्तलिफ एज ग्रुप के अंदर, वो इस वक्त 600 तो हम रजिस्टर्ड हमारे पास पेशेंट मौजूद है कि जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, प्री और पोस्ट कवर जो हमें कैसे अवेलेबल होगा, और हमारे पास इतने फंड्स नहीं है हीमोफीलिया सोसाइटी। इस हवाले से आपने भी कोई एफर्ट किया, जैसे सिंध में हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट किया हो या डायरेक्टर हेल्थ कराची से कांटेक्ट किया हो, कोई इस हवाले से कोई बात हुई आपकी? देखिए, अभी फर्दर तो हम गवर्नमेंट के साथ तो वैसे ही एसोसिएट हैं उस पर्पस में कि हमारी जो रेगुलर जो ट्रीटमेंट है वही अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में। तो इसके लिए तो अलग से अब NCOC या ये जो दूसरे जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के फेडरल लेवल के ऊपर बने, उनको एक एडवाइजरी बनानी चाहिए। इनको सब पता होता है कि कौन सा मर्ज है, क्या प्रेवलेंस है और किस तरह उसके स्टैटिस्टिक हैं, और उसके लिए क्या डेक्स बनानी चाहिए। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छे खासा नंबर ऑफ पेशेंट है, तो एक डेक्स उनको पहले ही इनकी एक कमेटी को इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए था। अब नहीं किया तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री में ले लें। हम रजिस्टर्ड पेशेंट की इनको फहरिस्त से दे जाएंगे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन वाइज, तो उनके ड्राई फैक्टर वहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ अवेलेबल करके उनको लगवाए जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहिल अहमद साहब, हमारे साथ मौजूद रहे हैं, और डॉक्टर मुनीरा आपका भी बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे कि इस इशू को मज़ीद भी हाईलाइट करते रहें, इस पर हम बातचीत जो है वो करते रहें। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है हीमोफीलिया के हवाले से, और हीमोफीलिया से मुतासर जो अफराद हैं वो कोरोना वैक्सीन लगवाने कैसे उनको लग सकती है, वो लगवाने के लिए परेशान हैं और इस बात को सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, चूँकि बग़ैर इंजेक्शन के जो फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी उसके अवेलेबिलिटी के बग़ैर वो वैक्सीन नहीं करवा सकते। अगर खुदा न खास्ता उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हो गई और फौरी तौर पर उन्हें इंजेक्शन दस्तियाब ना हुए तो उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। इस हवाले से जो महकमा सेहत है सिंध का, उसे भी NCOC को भी और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को भी इस बारे में सोचना होगा और इन लोगों के बारे में बताना होगा कि क्या लाएमल है, क्या हिकमत अमली है और ये लोग कब वैक्सीन लगवा सकते हैं और इनके लिए ड्राई फैक्टर्स जो हैं वो कब अवेलेबल हो सकते हैं। तो इस पर हम भी आगाही पैदा करने की कोशिश करते रहेंगे और इस पर आपको भी आगाह करेंगे। और इसके साथ ही अपने मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद को आज के मेट्रो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।